क्या चल रहा था? कार्बन के यौगिक शुरू करे थे अपन, है ना? कार्बन के यौगिकों में दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। एक तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, छटवा लेता है कि क्रिस्टलीय प्रारूप तो कौन सा है और अक्रिस्टलीय कौन सा है। जैसे वो सवाल पूछा हुआ भी है, 2020 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा एक क्रिस्टलीय प्रारूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कार्बन का क्रिस्टलीय प्रारूप नहीं है। तो उसमें एक लिखा था हीरा, एक लिखा था ग्रेफाइट, एक लिखा था बेंजीन, और सीधा सा लिख दिया था फुलरीन 60, हिंदी में लिखा था C60 ऐसे करके लिखा था। तो अब कौन सा जो है क्रिस्टलीय नहीं है पूछा था। बेंजीन नहीं है, बाकी तो ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है, ये तो सारे क्या हैं, क्रिस्टलीय प्रारूप होते हैं। अक्रिस्टलीय के उदाहरण कौन कौन से लिखे थे? कास्ट, चारकोल, हाँ, कोक, ये सब किसमें थे? अक्रिस्टलीय में। और जो अपन ने तीन लिखे थे वो किसमें थे? क्रिस्टलीय में था। जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है वो तो क्रिस्टलीय में, जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है वो सारे। तो एक सवाल तो सीधा सीधा पूछा जा चुका है ग्रेड फर्स्ट में 2020 में, क्रिस्टलीय कौन सा है, क्रिस्टलीय नहीं है। तो हो सकता है अपने को ये पूछ ले कौन सा क्रिस्टलीय है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे थे ग्रेफाइट। कल ग्रेफाइट में कुछ अपन चीज़ें समझ रहे थे कि इसमें एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता था, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, हाँ, सुचालक होता है। क्या होता है ये? सुचालक होता है विद्युत धारा जो है। इसमें फिर कारण पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो कि ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है, परतीय होती है। एक परत दूसरी परत से काफी नीचे होती है, जिससे वो उनको क्या मिल जाती है, गैप। तो उस गैप में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या कर सकते हैं, गति। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो। या इसको वो, और भाई गैप क्यों हो रहा है, पास पास क्यों नहीं है, ये भी तो है भाई। हीरे में बिल्कुल कार्बन पास पास में, तो वहां पे बंध जो है ग्रेफाइट में, जो कार्बन कार्बन जुड़ के परतदार संरचना बनती है, उनके बीच में बनने वाला बंध ध्रुवल होता है। कैसा बंध होता है? ध्रुवल। ध्रुवल होने के कारण वो दूर दूर उपस्थित होती हैं, जिससे कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आसानी से गति कर सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा आरपीएससी ने एक एग्जाम लगा था 2021 में, एसीएफ का एग्जाम लगा था, आपने नाम सुना होगा एसीएफ का, 2021 में लगा था। काफी अच्छा सवाल पूछा था, हीरा और ग्रेफाइट का से संबंधित एक क्वेश्चन था। लेकिन पहले ग्रेफाइट पढ़ेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुंचते हैं अपन। लिखो इसमें ग्रेफाइट, लिखना इसमें ग्रेफाइट, और इसमें लिखना ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य दुर्बल बंध, अंडरलाइन कर लेना, वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध, वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध, और इसको अंडरलाइन करना भाई, दुर्बल बंध उपस्थित होते हैं तथा यह कार्बन संयोजित होकर परतीय संरचना का निर्माण करती है, परतीय संरचना का निर्माण करती है। फिर लिखना ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में एक परत तथा दूसरी परत के मध्य दूसरी
परत के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है, जिससे ग्रेफाइट में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, जिससे ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। देखो, इस तरीके से एक परत ऊपर एक परत नीचे, इस परतदार संरचना होती है। ये जो डॉट डॉट दिखाया इसका मतलब कार्बन है। यहाँ पे क्या है? ये कार्बन है। इस तरीके से ये डॉट डॉट जो दिखाए गए हैं इसका मतलब क्या है? ये कार्बन है। अब ये कार्बन जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसमें गैप ज्यादा आ रहा है, एक परत ऊपर और एक नीचे है, और ये जो जुड़ी हुई है परत आपस में, इनके मध्य जो उपस्थित बंध है वो भी कैसा बंध है? दुर्बल बंध उपस्थित है। और इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से एक परत से दूसरी परत के बीच में क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है। और विद्युत धारा प्रवाह का कारण ही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, इसके कारण क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये जो संरचना है इस तरीके से, ये क्या कहलाती है? परतीय संरचना। किसकी? ग्रेफाइट की। और ये डॉट डॉट अपन जो दिखा रहे हैं ना इस तरीके, इसका मतलब क्या जुड़े हुए हैं? कार्बन। और इसीलिए कह रहे हैं कि चाहे ग्रेफाइट पढ़ो, चाहे फुलरिन, चाहे कुछ भी पढ़ो, चाहे क्रिस्टलीय पढ़ो, चाहे एक्रिस्टलीय, सब में कार्बन ही है। क्योंकि किसके अपर रूप पढ़ रहे अपन? कार्बन के। तो जो भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि इसमें ले दे के है ही क्या? कार्बन है। तो इस तरीके से इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं दे कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, ये नहीं मिले, तो फिर कौन सा करना है? ये जरूर लिखेगा फिर कि ग्रेफाइट की संरचना में दुर्बल बंध उपस्थित होते हैं, जिससे जो परत है उनके पंथ आसानी से टूट के एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? गति। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो ऑप्शन में फिर क्या जरूर दिखेगा आपको? दुर्बल बंध पाए जाते हैं ग्रेफाइट की संरचना में। अब हीरा ज्यादा कठोर होता है या ग्रेफाइट? हीरा। जो पेंसिल आपने देखी है ना, पेंसिल सब समझते हो, उसमें जो ब्लैक ब्लैक है वो आपकी क्या है? ग्रे। तो ग्रेफाइट तो अपन कहे कि ग्रेफाइट कैसा है? बेसिकली मुलायम है। कैसा है? मुलायम है। और इसीलिए ग्रेफाइट का उपयोग जो है शुष्क स्नेहक के रूप में, जो फिसलने वाले जो पदार्थ होते हैं ना उसको स्नेहक कहते हैं। तो कई बार सवाल आ जाता है कि कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो किसका? ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना मुलायम होती है। कैसी होती है? मुलायम होती है। तो अगला लिखना इसमें, लिखना ग्रेफाइट एक मुलायम
एक मुलायम अपरूप होता है जिसके कारण इसका उपयोग, इसको अंडरलाइन करके लिखना, शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक जो लुब्रिकेंट होते हैं ना, तो गाड़ी वगैरह में ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट करके लिखना, ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व, ये एग्जैक्ट याद रखना है। ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। अगर हीरे का नहीं लिखा है तो इसके साथ ही लिख लेना 3.5। ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी 2.25। कितना होता है भाई ग्रेफाइट का? ये फिक्स है, कोई आगे पीछे नहीं होगा, ये एज इट इज आपको इसका आंसर याद रखना है। रटने वाली बात है, साइंस जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। और हीरे का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 3.5 होता है ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व है। हाँ घनत्व है, घनत्व की अभी इकाई नहीं लिखेंगे अपन फिजिक्स शुरू करेंगे, वहां घनत्व आ जाएगा आपका। T बराबर m/v। द्रव्यमान के आयतन का भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाता है? अभी फिजिक्स में नहीं घुसना, इतना लिख लो। फिर लिखो एक सवाल जो पूछा गया था, अच्छा सवाल था। ग्रेफाइट तथा हीरे से संबंधित निम्न कथन है। नंबर 1 स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, निम्न कथन है। नंबर 1 लिखना, ग्रेफाइट उष्मा व विद्युत का ग्रेफाइट उष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है। गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा चालक होता है। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है, परंतु विद्युत का कुचालक है। अरे तो अभी तो ऑप्शन नहीं है, ये नहीं होगा। विद्युत का कुचालक है। नंबर 3 डायमंड, अब उसने शब्द चेंज कर दिया, हीरे की जगह डायमंड शब्द लिख लिया। डायमंड उष्मा का अच्छा चालक है, डायमंड उष्मा का अच्छा चालक है, परंतु विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। नंबर 4 स्टेटमेंट लिखिएगा, डायमंड उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसके नीचे एक लाइन लिखना, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन कौन से होंगे। अब ऑप्शन नहीं है, सीधा उत्तर निकालो तुम। कुछ नहीं है, केवल डराया गया है, प्रश्न का आकार बढ़ाया गया है।
चाहे एक पन्ने का लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, अपने तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। अब इससे एक चीज निकल के सामने आ रही है कि भले ही हीरा में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन उष्मा का क्या है, आप देखना लाइट में जो है आप देखते होंगे हीरा जो है चमकने लग जाता है, क्योंकि उसने किसका ऑब्जर्वेशन कर लिया, हीट का या उष्मा का। तो यहाँ पे बेसिकली ये सवाल कराने का ये तात्पर्य था, जैसे एग्जाम में दे दे कि कौन सा उष्मा का चालक है, एक ऑप्शन दे दे हीरा, दूसरा दे दे ग्रेफाइट, एक दे दे हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों। अब आपको क्या वो ग्रेफाइट ग्रेफाइट ही घूमता रहता है ना। उसमें शब्द देखो वो उष्मा लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उष्मा। तो अगर एग्जाम में हमें ये प्रश्न तो नहीं मिलेगा, खैर इतना इजी है ये तो, अब तो इजी हो गया। अगर वो उष्मा शब्द काम में ले ले तो अपने को आंसर दोनों ही करने हैं, हीरा भी करना है और ग्रेफाइट भी। केवल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत का चालन करता है या नहीं करता, तो केवल एक ही करता है, वो कौन है, ग्रेफाइट करता है। इस क्वेश्चन का कराने का उद्देश्य एकमात्र यही था। तो इसका आंसर क्या निकाला भाई, एक और तीन। पहला स्टेटमेंट क्या था, ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है, ठीक है, ये एकदम सही है। तीसरा है हीरा उष्मा का तो सुचालक है, परंतु विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थ्री ये सही लिखे गए, बाकी दोनों तो यहाँ पर एक लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हीरा उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, और विद्युत धारा इसमें उष्मा का जो है सुचालक और विद्युत धारा का कुचालक होता है, ये याद रखना आपको। अब देखो कई बार एकदम फैक्चुअल सवाल पूछते हैं कि भाई जैसे ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो कई बार पूछ लेते हैं, एक तो शुष्क स्नेहक के रूप में, एक नाभिकीय भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट की छड़ या रोड डाली जाती है। तो लिखो इसमें हेडिंग डाल लो या आगे से पॉइंट लिख लो जैसे आपकी हो, ग्रेफाइट के उपयोग। ग्रेफाइट के उपयोग नंबर एक लिखना, इलेक्ट्रोड बनाने के, इलेक्ट्रोड बनाने में, नाभिकीय इलेक्ट्रोड बनाने में, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में। नंबर तीन, लोहे पर पॉलिश करने हेतु, चमकदार बनाते हैं, लोहे पर पॉलिश करने हेतु। और एक आपने लिखा था शुष्क स्नेहक के रूप में। लोहे पर जंग लगना, कोरिजन क्या था, कौन सी अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण थी। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लेप कर दिया जाता है, जिंक का कर सकते हैं, कॉपर का कर सकते हैं, ग्रेफाइट का कर सकते हैं, अनेक मिश्र धातुओं का लेप कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं गेल्वेनीकरण। उस प्रोसेस, लोहे को जंग से बचाने के लिए विभिन्न पदार्थों का लेप किया जाता है, जिंक का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, या अन्य मिश्र धातुओं का, या अभी अभी अपन ने किसका लिखा है यहाँ पे, ग्रेफाइट का, इनका लेप कर दिया जाता है जिससे लोहे पर क्या नहीं लगे, जंग। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गेल्वेनीकरण कहलाती है, या इसको हिंदी में कहते हैं यसद लेपन। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में हिंदी शब्द, और ये सवाल अभी सीईटी में पूछा है, गेल्वेनीकरण क्या है। बस लोहे को और इनको जंग से बचाने के लिए लेप कर दिया जाता है, कॉपर का, जिंक का कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का कर सकते हैं, या अन्य किसी मिश्र धातु का, या अभी अभी अपन ने किसका लेप किया है, ग्रेफाइट का। तो इनको, इनका लेप करने से लोहे पर क्या नहीं लगता, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गेल्वेनीकरण कहा जाता है, यह सद लेपन कहा जाता है। तो ये अगला कार्बन का अपरूप कौन सा था भाई, थी फुलरीन। इससे भी संबंधित प्रश्न आ चुका है 2020 में, सीधा सीधा सवाल पूछा था। लिखो इसमें फुलरीन, लिखना
फुलरीन कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप है। महत्वपूर्ण अपरूप है क्योंकि इसका उपयोग प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है। अंडरलाइन कर लेना भाई इसको। प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या होता है? ये भी पूछा हुआ है ग्रेड फर्स्ट में, ये परीक्षा एग्जाम में आया सवाल है ये। 3 बार RS प्री ग्रेड फर्स्ट, ये 5 से 6 बार RPSC के एग्जामों में आ चुका है। प्राकृतिक को बहुत बार बता दिया मैंने। मीथेन, CH4 जो है वो कहलाती है मीथेन। मीथेन गैस जो है उसको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। ये बहुत आता है भाई सवाल। मीथेन जो है कई एग्जामों में आ चुका है। तो इसके शुद्धिकरण में जो उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? फुलरीन का उपयोग किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा लिख लेना इसमें आगे। फुलरीन की खोज, ये तो सबको आता है, जो आता है उसको फटाफट लिखो। बंक मिनिस्टर फुलरीन ने की थी। बंक मिनिस्टर फुलरीन ने की थी। अब देखो फुलरीन बेसिकली होते कई तरह के हैं। अब आपको ये नहीं पढ़ना कितने, जैसे कहीं लिखा होता है फुलरीन C60। फुलरीन, ये क्यों बता रही हूँ, इसमें एक क्वेश्चन बनता है। फुलरीन C17, फुलरीन C18, इस तरीके से लिखा होता है। फिर एग्जाम में पूछ लेता है कि फुलरीन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है। आपने इतने सारे लिखे, जैसे कार्बन के समस्थानिक लिखे थे कल, C12, C13, C14 अलग अलग लिखे थे ना अपन ने समस्थानिकों में, लेकिन सबसे स्थायी तो 12 वाला है। तो सबसे स्थायी है वो कौन सा है? इसी तरीके से इसके भी अनेक है। C60 के रूप में भी पाया जाता है। कार्बन की संख्या 70 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पे ये पूछता है सीधा कि फुलरीन का सबसे स्थायी रूप है वो कौन सा है। तब आप करोगे फुलरीन C60। ये पूछा हुआ भी है कि फुलरीन C60 जो है वो फुलरीन का सबसे स्थायी रूप कहलाता है। तो लिखो इसमें ये बात लिखना। फुलरीन की संरचना में, अगली लाइन से लिखना, फुलरीन की संरचना में जैसे बोर्ड पे लिखा हो ना वैसा का वैसा लिखो। फुलरीन C60 सर्वाधिक स्थायी रूप है। अब इसकी संरचना से, जैसे हीरे की संरचना कैसी थी और ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट की पूछ रही हूं बेटा मैं। हाँ, षटकोणीय फलकदार या एक परतीय संरचना होती है। षटकोणीय, अभी देखो ऐसे संरचना बनाई थी ना अपन ने इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे लिख सकते हैं षटकोणीय, लेकिन इसके आगे जो शब्द है वो परतदार। षटकोणीय परतदार होती है ग्रेफाइट की संरचना। अब इतना आसान तो नहीं है फुलरीन की बताना। फुलरीन में टोटल 32 फलक होते हैं। जब भी फुलरीन की संरचना हम पढ़ते हैं तो इसमें टोटल कितने फलक होते हैं? 32। अब वो 32 फलक जो है किस किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? पंचकोणीय होते हैं या षटकोणीय होते हैं। अब यहाँ तो लिखो इसमें इंपॉर्टेंट करके, फुलरीन की संरचना में कुल 32 फलक होते हैं। 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। अब इस 32 में से देखना 12 जो है
12 फलक तो होते हैं पंचकोणीय। तो लिखो अगली लाइन से सीधा, 12 फलक पंचकोणीय और 20 फलक जो है षटकोणीय। 20 फलक जो है वो कैसे होते हैं? षटकोणीय होते हैं। क्या लिखा? टोटल कितने होते हैं? 32, जिसमें से 12 तो कैसे होते हैं? पंचकोणीय, यानी कि इस तरीके से होते हैं। यहाँ 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये जो संरचना बनी है इसको आप कहीं ना कहीं क्या कह सकते हो? पंचकोणीय। इसके अलावा जो बाकी बच गए, बाकी कितने बचे? 20, वो कैसी संरचना के रूप में? षटकोणीय। तो षटकोणीय का मतलब है यहाँ कार्बन 6 के रूप में, पहला कार्बन, दूसरा, 3 4 5 और 6। इस तरह की जो संरचना बन रही है यहाँ पर, इसको अपन कह सकते हैं कि ये जो संरचना कहीं ना कहीं षटकोणीय संरचना है। क्या है? षटकोणीय। और ये दोनों संरचनाएं मिलकर के एक फुटबॉल के समान संरचना बनाती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? फुलरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बाहर से फुटबॉल के समान दिखाई देती है, लेकिन उसकी जब 3D स्ट्रक्चर अपन देखें तो उसमें वास्तव में 32 फलक होते हैं, जिसमें से 12 पंचकोणीय और 20 षटकोणीय होते हैं। तो लिखना, ये सभी फलक मिलकर, ये सभी फलक मिलकर फुटबॉल के समान संरचना का निर्माण, फुटबॉल के समान संरचना का निर्माण करते हैं। फुटबॉल के समान संरचना का निर्माण करते हैं। अब देखो इसमें लिखना, फुलरिन का उपयोग अतिचालक, सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालक के रूप में भी किया जाता है। फुलरिन का उपयोग अतिचालक, सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालक के रूप में भी किया जाता है, तथा बेयरिंग, गाड़ी मोटर करते हैं ना बेयरिंग, तथा बेयरिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। अब एक सवाल लिखना, और कल वाला करा गया, आवेश लिख के लाए, द्रव्यमान लिखा, अभी पूछते हैं, ये भी करके लाना। फिर कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप कहलाता है। कार्बन का सबसे, क्वेश्चन लिखो, कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप कहलाता है। यहां नहीं करना, ये पहला लिखना हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फुलरिन, नंबर 4 चारकोल। कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा कहलाता है? चलो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आवेश नहीं पूछ रही हूं मैं, द्रव्यमान पूछ रही हूं। जो 9.1 वाला बता रहा है वो सही बता रहा है। 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg, ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। 9.1 गुणा
10⁻31 प्रोटॉन का ये माइनस का ही है लपड़ा। 1.67 प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुणा 10⁻27। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻27। न्यूट्रॉन लगभग ऑलमोस्ट उतना ही है, उतना ही लिख लो, सेम है लगभग। अब आवेश बताओ, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10⁻−19। इलेक्ट्रॉन का आवेश, माइनस का चिन्ह लगाना है, 10⁻−19 कूलाम। आवेश को किस में नाप रहे हो आप? कूलाम में। और न्यूट्रॉन कैसा था? उस पे मत बता देना आवेश, क्योंकि वो तो कैसा कण है? उदासीन है। प्रोटॉन पे प्लस, माइनस की जगह क्या जाएगा? प्लस। प्लस 1.6 गुना 10⁻−19। और ये जो आवेश बताया था, ये एक वैज्ञानिक था मिलिकन। ना इसमें रदरफोर्ड का कोई लेना देना था, न बोर का कोई लेना था। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश ज्ञात किया था वो एक वैज्ञानिक था मिलिकन। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश ज्ञात किया था वो कौन था? मिलिकन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻−31। ये किसका है? प्रोटॉन का। 6 पॉइंट नहीं, 1.67 गुणा 10⁻। हाँ, और लगभग कितना ही किसका है? न्यूट्रॉन का। अब आवेश की बात करें, किसकी बात करें? आवेश। तो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ, माइनस का चिन्ह लगाना है, याद रखना। (9.1 गुणा 10⁻−31). प्रोटॉन पे, प्रोटॉन का आवेश, माइनस की जगह क्या लगा दोगे? प्लस। बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज ये तो सब थॉमसन ने करी थी, लेकिन जो आवेश बताया था वो किसने बताया था? मिलिकन ने बताया था। किसने बताया था? मिलिकन। अब देखो, कार्बन के यौगिक पढ़ रहे थे अपन। सबसे पहले कार्बन से संबंधित एक सिद्धांत पढ़ा था, जैव शक्ति का सिद्धांत। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। वो कहता है कि जीवाश्म है या सजीवों के द्वारा ही जो है वो कार्बन, प्राकृतिक रूप से कार्बन अवेलेबल हो सकता है, मिल सकता है। प्रयोगशाला में कार्बन को संश्लेषित नहीं किया जा सकता। फिर इस सिद्धांत का खंडन कर दिया किसने? वोलर। और वोलर ने आप जो प्रयोगशाला में किसका निर्माण करा? यूरिया का। किससे? या तो सीधा अमोनिया, या अमोनिया का यौगिक पूछ सकता है, अमोनिया में सल्फेट। उसको गर्म करना, और गर्म कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी? उष्माशोषी। हीट दे रहे हैं, हीट दे रही हूं मैं किसी को, तो इसका मतलब उष्मा ले रहा है मेरे से, तो इसका मतलब वो कैसी होगी? उष्माशोषी। तो यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला क्या लिखा था? NH2CONH2। किसका था? यूरिया का। रासायनिक सूत्र लिखा था ना यूरिया का। किससे बनी? अमोनिया। अगर ऑप्शन अमोनिया नहीं मिले तो अमोनिया का यौगिक कौन सा था? अमोनियम सल्फेट। क्या था उसका सूत्र? NH3 की, हाँ, SO4। उसके बाद में अपन ने लिखी थी कार्बन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो सबसे पहले कि कार्बन जो है, उस पहले आवर्त सारणी के आधार पे देखा था। परमाणु क्रमांक कितना था? 6। द्रव्यमान कितना था? 12। कार्बन की संयोजकता कितनी? यानी कि वो 4 उससे जुड़ सकते हैं, 4 अन्य तत्वों से वो जुड़ सकता है, चाहे तो हाइड्रोजन हो चाहे वो 4 अन्य से जुड़ सकता है। ये मान लो उसके 4 हाथ है, वो 4 चीजें ले सकता है, 4 से 5 भी नहीं लेगा वो। केवल उसके कितने हैं?
4 उसकी संयोजकता। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कितना बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण बनता है, वो कितना बनता है, 109 डिग्री। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि कार्बन कार्बन जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, और उस गुण को कहते हैं श्रृंखलन या कैटेनेशन का गुण कहा जाता है। या तो श्रृंखला सीधी हो सकती है या ऊपर नीचे जुड़ के शाखाओं के समान शाखित हो सकती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन। क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो श्रृंखलन का तात्पर्य पूछ ले एग्जाम में, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं का संयोजित होकर श्रृंखलाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। या तो सीधी हो सकती है लाइन में, या ऊपर नीचे और जुड़ सकते हैं तो वो शाखित हो सकती है। उसके बाद में अपन ने कार्बन के बारे में क्या लिखा था कि कार्बन जो है उसके ऊपर अपन ने कार्बन के यौगिक पढ़े, शुरुआत करी थी, और उसमें सबसे पहले लिखा था कार्बन के अपर रूप। और कार्बन के अपर रूप को 2 भागों में बांटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, और अक्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से पढ़े, 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय कौन कौन से, हाँ, और काजल, कास्ट चारकोल। अब वो चारकोल के आगे कुछ भी लगा दे, पादप चारकोल, जंतु चारकोल, तो अपने वहां कंफ्यूज नहीं होना है। चारकोल के आगे हो सकता है वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहीं लिख देगा जंतु चारकोल, या लिख देगा पादप चारकोल। हमें ये पता है कि चारकोल जो है अक्रिस्टलीय, अब उसकी मर्जी हो तो जंतु लिख दे चाहे वो पादप, उससे नहीं घबराना है। अब हम प्रश्न उठता है कि कार्बन यौगिकों का निर्माण करता है विभिन्न प्रकार के, जैसे हाइड्रोजन से जुड़ता है। मान लो कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर कौन से यौगिक बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। नाम से पता चल रहा है। अगर सवाल आता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त होने पर निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों का निर्माण होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब है सी, यानी कि सी और एच आपस में जुड़ेंगे तो जो यौगिक बनेंगे वो कौन से कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना के आधार पे, गुणों के आधार पे। अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि पहली बार पढ़ो तो हो सकता है कि दिक्कत आए, यानी कि समझ में नहीं आ रहा या धीरे आ रहा है, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया समझ सकते हो, जब मोल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, तो ये आसानी से आप समझ सकते हो। मोल अवधारणा पढ़ी थी ना, मोल की संख्या ज्ञात करनी हो, वो संख्या दे रखी है उसमें, फिर कुल द्रव्यमान का भाग, फिर गुणा किससे करना है, अणुभार से। किससे गुणा करना है, अणुभार से। अगर द्रव्यमान पूछे, गुणा कर देना है। किसको किससे गुणा करोगे, मोल तो दिए रखेंगे, उसको द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में ग्राम में दे रखा हो, उसमें क्या कर दोगे, ग्राम में दे रखा हो, फिर मोल पूछे तो क्या करोगे, भाग दे दोगे। जो ग्राम में दे रखा है उसमें किसका भाग दोगे, कुल द्रव्यमान का। अब ये कुल द्रव्यमान उसी बच्चे को याद है जिसने 1 से 20 तक तत्व अच्छे से पढ़े हैं और उसने द्रव्यमान को रट्टा मारा है। वो तो उस द्रव्य, क्योंकि सारा काम है द्रव्यमान का है, जिसको द्रव्यमान आएगा वो सवाल सोल्व कर ले, और लगातार पूछा जा रहा है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इन चीज़ों को कि हर बार आ रहा है सवाल मोल कॉन्सेप्ट पे, चाहे पिछले साल के पेपर और मैंने वो करवाए हैं, उन्हीं में से घूम फिर के संख्या बदलेगी, केवल केवल क्या बदलेगी, संख्या। और काटा पीटी का नहीं, हमेशा जो अवोगाद्रो की संख्या का भाग लगा रहे हो ना जिसमें, वो ऐसी संख्या लिखेगा ऊपर जो 6 से और वो आपस में गुणज हो, आसानी से कट जाए। अब उसको पॉइंटों के बाद में जो संख्या उसको गुणा नहीं करना आपको, केवल शुरू के 2 अक्षरों को गुणा करके उसी में मिल जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये याद रखना आप, 6 के गुणज में लिखेगा वो, जिससे आसानी से वो कट जाए। अब देखो मैं एक जैसे यहाँ पे लिखू, CuSO4 प्लस AgSO4 प्लस Cu, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है।
अभिकारक की उत्पाद से तुलना करो, सेम है या अलग है? हटा रहा है कोई किसी को? विस्थापन है, गलत है। चांदी कॉपर को हटा सकती है क्या? तो ये अब बस यही मात खाओगे तुम। वो चीज देखनी है आपको कि ज्यादा क्रियाशील कौन सा और कम क्रियाशील कौन सा, अभिक्रिया हो भी रही है कि नहीं, पॉसिबल भी है कि नहीं है। उस टेबल में वो काशीनाथ का माली भूल गए, केदारनाथ का। हाँ, तो उसमें चांदी ऊपर आ रही है, कॉपर है। तो कॉपर ज्यादा क्रियाशील है या चांदी? तो क्या चांदी कॉपर को हटा सकती है क्या? तो फिर तुम कैसे कह रहे हो विस्थापन? नहीं है ये विस्थापन। उपरोक्त अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऐसा ऑप्शन आएगा उपरोक्त अभिक्रिया संभव नहीं है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ, इनके ऑप्शन देख लेना एक बार, कहीं उपरोक्त में से कोई नहीं या अभिक्रिया संभव नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो एक बार चेक कर लेना कि अधिक क्रियाशील कहीं या कम क्रियाशील तत्व जो अधिक क्रियाशील को तो नहीं हटा रहा है अभिक्रिया में, ये देख लेना। अब जैसे आपने यहाँ गड़बड़ कर दी, ओवर कॉन्फिडेंस, केवल तुमने हटाना तो देख लिया, उस क्रियाशीलता को भूल गए कि यहाँ पे एजी जुड़ गया और कॉपर को हटा दिया, इसका मतलब यहाँ विस्थापन हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है भाई? परमाणु। हाँ, इकाई अणु, क्योंकि परमाणु का खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब देखो इसमें लिखो, हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। देखो भाई, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो थोड़ा सा एक बार जोर आता है, फिर नहीं आता। हाइड्रोकार्बन, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब है कार्बन का मतलब, इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जुड़कर क्या बनाते हैं। तो लिखो ये लाइन, लिखना कार्बन तथा हाइड्रोजन से कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। CH4 बहुत सवाल पूछता है। CH4 मार्स केस, नेचुरल, मेथेन, C6H6 बेंजीन, C2H6 एथेन। आपको ये नाम अभी नहीं रखने कुछ भी। आप ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इसमें भी कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ये देखना, भी याद नहीं करना इनको, याद कब कहाँ कैसे करना है ये मैं बता दूंगी। अभी केवल इस उद्देश्य से लिखे गए एग्जाम्पल हैं कि देखो इनमें तीनों सूत्रों में कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ है क्या? और इसका मतलब अपने परिभाषा में यही लिखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब आगे लिखना, ये लिख लिया। लिखना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पे हाइड्रोकार्बन संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, 2 टाइप्स। एक तो सीधी श्रृंखला वाले, तो उसको लिखते हैं विवर्त श्रृंखला युक्त।
ओपन चेन वाले होते हैं, सीधी श्रृंखला, विवर्त श्रृंखला युक्त, या इसको नॉन साइक्लिक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। दूसरा इसका उल्टा संवर्त श्रृंखला युक्त, यानी कि शाखा बनाती है, या चक्रीय साइक्लिक, चक्रीय साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। यहीं के यहीं याद करते जाना भाई, नहीं तो ये जी का जंजाल बन जाएगा ये टॉपिक। और नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दो भागों में बांटो, संवर्त अचक्रीय, इसका एक नाम और लिख देते, एलिफेटिक। ये नाम याद रखते जाना, कौन से किसका क्या नाम है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारे नाम लिखते जाना, किसी भी नाम से अगर पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं हो। चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलयनुमा संरचना बताते तो वलय बनती है इसमें। अगर कार्बन सीधा इस तरीके से जुड़ा रहे, तो यहां पे किसी भी वलय का निर्माण नहीं हो रहा, ना कोई शाखा बन रही है, सीधा कार्बन कार्बन जुड़ रहा है। ये तो लाइन, तो ये शाखा नहीं है, ये तो इसकी अपन ने संयोजकता पूरी करी है 4, है ना, इसलिए खींची इस पे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो ये लाइन, इसका मतलब ये मत समझना कि शाखा बना दी अपन ने, नहीं, ये तो संयोजकता कंप्लीट करिए, क्योंकि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 इससे जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन, 4, मान लो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो इससे 4 क्या जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। एक तो ऐसे सीधी श्रृंखला बने, देखो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा, हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा है, सबसे पहले विवर्त श्रृंखला या खुली श्रृंखला वाले, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की ब्रांच या शाखा नहीं बनती है, इसको कहते हैं अचक्रीय। इसका दूसरा नाम क्या है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, या इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इसका दूसरा नाम, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ये केमिस्ट्री के एलिफेटिक, क्या कहते हैं इसको, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है संवर्त श्रृंखला युक्त, नाम से पता चल रहा है कि संरचना कैसे बनाएगी, चक्रीय या वलयनुमा संरचना का निर्माण करेगी। यह क्या बनेगी, वलय, जैसे बेंजीन की वलय बनाता हो इस तरीके से। अब यहाँ पे हर कोने पे कार्बन बैठा है, यहाँ पे हर कोने पर क्या बैठा है आपका, कार्बन, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन 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 और कार्बन। यहाँ जो कोना है इस पे भी, अब कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी हो रही है, आप आसानी से काउंट कर सकते हो, कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो यहाँ से इस तरीके से वलयनुमा संरचना का निर्माण हो रहा है। तो ये जो है यौगिक कौन से कहलाएंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन या संवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें लिखो, इसमें चक्रीय में के नीचे एक लाइन लिखना, चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नीचे लिखना, इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन जुड़कर, इसमें जो है कार्बन तथा हाइड्रोजन जुड़कर, कार्बन जो है कार्बन तथा हाइड्रोजन जुड़कर वलयनुमा 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 संरचना का निर्माण करते हैं, वलयनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे बेंजीन का संरचना सूत्र
निम्न प्रकार से C6H6 है। ये तो अपन एक साधारण भाषा में बोलते हैं, अब इसको इस रूप में बना सकते हैं। ये लाइन खींचिए, इसका मतलब क्या जुड़ रहे हैं इसे? हाइड्रोजन। एक आधी जगह जोड़ लो, इसका मतलब क्या जुड़ रहे हैं यहां से? हाइड्रोजन। जहां पे नहीं जोड़ रहे हैं वहां जोड़ लेना आप। या ये नहीं बना तो सीधा बना लो, वलय बना लो, आगे खूब आएगा, बार बार तो याद हो जाएगा इस तरीके से। ये जो संरचना है ये किसकी है? बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? S6। हर कोने पे कार्बन बैठा है और कार्बन से क्या जुड़ रहे हैं फिर? हाइड्रोजन। अधिकतम कितने जुड़ सकते हैं? 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। बस ये याद रखो, इतना ही, बाकी आगे चक्कर में नहीं फंस रहा। ये जितनी साइंस पढ़ी है बस सब भूल जाओगे। आगे देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा? 2। सबसे पहले इसका दूसरा नाम, या इसको क्या कहते हैं? ये नाम याद रखना भाई, एलिफेटिक। पेपर में आजकल यही शब्द काम में ले रहा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब सीधी श्रृंखला वाले क्या है? विवर्त वाले, या इसको क्या कहते हैं? एलिफेटिक। जो एक वलय का निर्माण करे, एक रिंग का निर्माण करे, या एक चक्रीय संरचना का निर्माण करे, तो वहां पे जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या कहलाते हैं? संवर्त श्रृंखला युक्त या चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो है, या साइक्लिक। अब देखो, आपने सुना होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। अब ये क्या है? इसमें भी इनकी सबकी संरचना हम देखें तो सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही जुड़े हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं इनके पास में। ले दे के सब में क्या है? सूत्र में कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये कौन से हाइड्रोकार्बन है इनमें से? अब यहां से प्रश्न बनना शुरू होंगे कि अपन जो ये आप नाम सुनते हो, ब्यूटेन सुनते हो, प्रोपेन है, मेथेन है, एथेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ठीक है, फिर कहीं कहीं इन, देखो सिंगल बंद आएगा भी बताएंगे, तो वहां पे तो एन लगेगा, है ना? एन लगता है। जहां पे एकल बंद होता है वहां पे तो क्या लगता है?